केमिस्ट्री क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 3 में आज हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने उप सहसंयोजक बंध की चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। उप सहसंयोजक बंध को डेटिव बंध या सेमी पोलर बंध भी कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है। ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। यह दो परमाणुओं के बीच एक पक्षीय साझेदारी से वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर की दिशा दाता से ग्राही परमाणु की ओर होती है, डोनर टू एक्सेप्टर होती है। उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन परिस्थितियों में बनता है या ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिसमें एक परमाणु का अष्टक पूरा होता है और दूसरे परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। जैसे दो परमाणु ए और बी हैं। ए के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, माने इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरा परमाणु बी है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें सेक्सटेट है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त करना चाहेगा और यह ए 2 इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर देगा, तब भी इसके ऑक्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में एक परमाणु ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन साझा करने की स्थिति में हो और दूसरा परमाणु ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में हो। तो ए के पास ऑक्टेट है, ये अपने ऑक्टेट का 2 इलेक्ट्रॉन माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ए के पास था अब ए और बी के बीच में आ जाएगा। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, और जो शेयरिंग हो जाएगी तो ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ए तथा बी के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर की दिशा डोनर से एक्सेप्टर की ओर होती है, मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है उससे ग्राही की ओर होती है। इस प्रकार उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उप सहसंयोजक बंध में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसको दाता कहते हैं या डोनर कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं या ग्राही कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है NH3 और BF3 दो अलग अलग अणु हैं। ये दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। NH3 में नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूर्ण है। BF3 में बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक अपूर्ण है। बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ साझा कर देगा और B और N के बीच में एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, और इस तरह से NH3 BF3 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बॉन्ड हो गया उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध। इसी तरह से NH3 और ऑक्सीजन के बीच मैंने ट्राई मिथाइल एमीन और ऑक्सीजन के बीच नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अमोनिया और कॉपर के बीच होता है। नाइट्रोजन अमोनिया का नाइट्रोजन एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कॉपर के साथ शेयर करेगा। इस प्रकार उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। NH3 BF3 कॉम्प्लेक्स में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन टेट्रा एमीन कॉपर में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस प्रकार उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सिडविक्स मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। सिडविक की अधिकतम सहसंयोजकता का नियम अब हम लोग पढ़ेंगे। सिडविक की अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहता है कि जब कोई तत्व यौगिक बनाता है
तो उसमें केंद्रीय परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है और तत्वों की अधिकतम कोवैलेंसी 4 से अधिक भी हो सकती है। सिडविक द्वारा प्रस्तुत यह नियम सिडविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल या अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहलाता है। ऑक्टेट रूल के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है कि तत्व जब बंध बनाते हैं तो वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं और जो तत्व इस नियम का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे यौगिकों को अष्टक नियम का अपवाद कहा जाता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि अष्टक नियम के अपवाद क्या क्या हैं। अष्टक नियम के अपवाद में कुछ ऐसे भी यौगिक देखे गए हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु के बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे यौगिकों को एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक्स ने मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल दिया। इस रूल के अनुसार तत्व अपने बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से अधिक भी हो सकती है। सिडविक द्वारा प्रस्तुत यह नियम सिडविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल या अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहलाता है। किस तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, इसके लिए ये आवर्त सारणी का अवलोकन करना पड़ेगा। पहले आवर्त के तत्व जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये अधिकतम सहसंयोजकता इनकी 2 हो सकती है, मानी जरूरत पड़ने पर ये 2 बांड बना सकते हैं। दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक है, इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये 4 बांड तक बना सकते हैं। तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं जिसमें सोडियम से लेकर के क्लोरीन है और चौथे आवर्त के पोटेशियम से लेकर के ब्रोमीन है, यानी तीसरे और चौथे आवर्त के तत्वों की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। ये अपनी कोवैलेंसी 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आवर्त 5 से आगे के तत्व यानी आवर्त 5, 6 और 7 के तत्व जो रूबिडियम से आगे के तत्व आते हैं, इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 8 होती है। ये यानी अधिकतम ये 8 बांड बना सकते हैं। इस तरह से सिडविक द्वारा प्रस्तुत यह नियम मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल कहलाता है। किस तत्व की अधिकतम कोवैलेंसी कितनी होगी, इसका अवलोकन यहां से किया जा सकता है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, क्यों? तो कारण ये है कि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है। यहां NCl5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 है, जो संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त के तत्वों की अधिकतम कोवैलेंसी 4 होती है। इसलिए नाइट्रोजन द्वारा NCl5 का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि फास्फोरस द्वारा PCl5 का निर्माण होता है। जबकि नाइट्रोजन द्वारा NCl5 का निर्माण नहीं होता है। तो इसका कारण है कि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक पहुंच सकता है, लेकिन यहां पर फास्फोरस केवल 5 की बांड बनाया है, यानी फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तो हो सकती है और 6 के अंतर्गत ही बांड बनाया है, मैंने PCl5 ही बनाया है, इसलिए PCl5 का निर्माण संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन जवाब मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल से दिया जाता है। कहा जाएगा कि नाइट्रोजन NCl5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 है, जो संभव नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है।
इसलिए नाइट्रोजन PCl5 का निर्माण नहीं कर सकता है, जबकि फास्फोरस का PCl5 में कोवैलेंसी 5 है और फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है, इसलिए फास्फोरस द्वारा PCl5 का निर्माण किया जा सकता है, यह संभव है। आयनिक बांड का सहसंयोजक गुण, कोवैलेंट कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक बांड। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोवैलेंट बांड दो तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर होता है, दूसरा पोलर होता है। तो दो समान परमाणुओं के बीच बना हुआ बांड नॉन पोलर होता है या अध्रुवीय होता है, जबकि दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच का बांड पोलर होता है या ध्रुवीय होता है। तो दो तरह के बांड आयनिक और कोवैलेंट बांड पढ़े गए हैं। अगर दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच कोई बांड बनता है तो वह बांड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। या ये कहा जा सकता है सीधे सीधे कि दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बना हुआ बांड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर का कुछ मिलावट होता है। आयनिक बांड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर आता है उसका कारण क्या है? तो आयनिक बांड में कोवैलेंट कैरेक्टर आयन ध्रुवण या आयन विरूपण के कारण होता है। अब सवाल ये है कि आयन विरूपण क्या होता है, आयन ध्रुवण क्या होता है। तो पहले तो ये जानेंगे कि दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच का बांड 100% कोवैलेंट आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। आयनिक बांड में कोवैलेंट कैरेक्टर आयन विरूपण या आयन ध्रुवण के कारण होता है, जिसको अंग्रेजी में आयन पोलराइजेशन या आयन डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आयन विरूपण या आयन ध्रुवण का क्या होता है। तो केटायन के प्रभाव से एनायन का इलेक्ट्रॉन मेघ केटायन की ओर फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। यह क्रिया आयन विरूपण या आयन ध्रुवण कहलाती है। इसी आयन ध्रुवण के कारण आयनिक बांड में कोवैलेंट कैरेक्टर, जिसको सिंपली सीसी कहा जाता है, आ जाता है। अब सवाल यह है कि आयन ध्रुवण या आयन विरूपण को थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है। जब दो भिन्न भिन्न परमाणु, मतलब एक केटायन और एक एनायन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो मान लिया ये केटायन का नाभिक है, केटायन जनरली छोटा होता है, और ये एनायन का नाभिक है। केटायन का बाहरी कोष खाली होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एनायन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एनायन का माने ऋणायन का इलेक्ट्रॉन में हो गया, तो ये हो गया केटायन और ये हो गया एनायन। ये जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ये केटायन का नाभिक और ये एनायन का नाभिक दोनों धनावेशित होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। लेकिन यह धनावेशित नाभिक एनायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को, जो ऋणावेशित होता है, इसको अपनी ओर खींचता है। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो इस एनायन का इलेक्ट्रॉन मेघ फैल करके इधर आ जाएगा। तो ये दोनों जब इसको इधर अपनी ओर खींचेगा और ये नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये नाभिक तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेघ फैल करके केटायन की ओर आ जाएगा। इस तरह से ये केटायन अपनी जगह पर है और एनायन का रूप ऐसे हो गया। तो ये केटायन अपने मूल रूप में रह गया, लेकिन एनायन का रूप बिगड़ गया और बिगड़ करके इलेक्ट्रॉन मेघ दोनों के नाभिक के बीच आ गया। यह क्रिया केटायन द्वारा एनायन का विरूपण कहलाती है या ध्रुवण कहलाती है। यानी ये हो गया पोलराइजेशन या डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है विरूपण, और विरूपण का मतलब होता है रूप का बिगड़ना। तो ये क्रिया केटायन के द्वारा एनायन का विरूपण कहलाती है या ध्रुवण कहलाती है। इसी आयन ध्रुवण या आयन विरूपण के कारण आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आता है।
अब सवाल यह है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का किन परिस्थितियों में आता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किन परिस्थितियों में आता है यह निर्भर करेगा आयन विरूपण पर, आयन ध्रुवण पर। तो अब आयन ध्रुवण के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, किन परिस्थितियों में आयन ध्रुवण अधिक होगा। तो आयन ध्रुवण अधिक होने के लिए केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। तो दो तीन इसके मुख्य कारण है। एनी फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयन डिफॉर्मेशन या आयन पोलराइजेशन। पहला है साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन या स्मॉल साइज ऑफ केटायन। धनायन की त्रिज्या छोटी होनी चाहिए। दूसरा लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन की त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए। और तीसरा है कि स्यूडो इनर्ट गैस विन्यास वाले धनायनों का आयन या पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस वाले धनायनों से अधिक होता है। यानी धनायन की साइज छोटी होनी चाहिए और ऋणायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। ये दो मुख्य कंडीशन हैं जिससे आयन पोलराइजेशन होता है। अगर दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायन हैं तो जिस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के समान होगा उसका पोलराइजेशन पावर कम होगा, और जिस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सूडो इनर्ट गैस विन्यास जैसा होगा यानी 18 इलेक्ट्रॉन वाला होगा बारीक, उसमें उनका पोलराइजिंग पावर अधिक होता है। तो धनायन में, केटायन में पोलराइजिंग पावर होता है और एनायन में पोलराइजेबिलिटी होता है, पोलराइजेबिलिटी। तो इसी पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फजांस रूल, और पूरा फजांस रूल इसी पर आधारित है।